Good evening, everyone. Welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Today is a great day. और आज एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं. बहुत ही इम्पोर्टेंट नया सिलेबस पे एडिशन हुई है एंड दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में अगर हम देखें तो वहाँ पर एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐड हुआ है, दैट इज़ फ्रॉग. तो चलिए अब फ्रॉग की एक सीरीज शुरू करते हैं. फ्रॉग को हम डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. जो चीज़ हमारे नीट के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. और आज सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इसके करेक्टर्स को जानने की कोशिश करें, कुछ इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रॉग में बेसिकली होता क्या है. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट. द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ द फ्रॉग. चलिए सबसे पहले हम एक फ्रॉग की एक थोड़ी सी अगर हम कहें कि इसकी एक सिस्टमेटिक पोजीशन जान लेते हैं कि है क्या, ये कहाँ पर लाई करता है. तो चलिए एक हल्का फुल्का, ज़्यादा डिटेल में नहीं हम लेंगे कि सब फाइलम क्या है, सुपर क्लास क्या है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं लेंगे. हम एक सिंपल सी बात करेंगे कि बेसिकली होता क्या है. जब हम सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर वी ऑल नो कि ये किस किंगडम में आता है. तो जब हम किंगडम की बात करते हैं तो इट लाइज इन किंगडम एनिमलिया. थोड़ी सी एक सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में जान लेते हैं. फाइलम की बात करें तो फाइलम कॉर्डेटा है, ठीक है. देन देयर इज क्लास. क्लास अगर बात करें तो इट लाइज इन द क्लास एम्फीबिया, जिसके बारे में हमने पहले भी एनिमल किंगडम में बहुत डिटेल से पढ़ा है. देन देयर इज ऑर्डर एन्यूरा. देन फैमिली, आज हम जिसकी बात करने वाले हैं इट इज रेनिडे. और यहां पर अगर हम जीनस की बात करें, जीनस इज रेना एंड स्पीशीज टिग्रिना. चलिए तो ये एक छोटी सी एक क्लासिफिकेशन है जो आपको हमें पता होनी चाहिए, है ना. ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होता है कि कई बार मुश्किल हो जाती है. तो इसी तरह से देखो ये सारी अगर हम देखें ना तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं सिस्टमेटिक पोजीशन में. और अगर हम इसकी सुपर क्लास की बात करें तो वहाँ वर्टिब्रेटा आ जाती है, जिसके बारे में हमने पढ़ाई है. तो ये वर्टिब्रेटा में बिलोंग करते हैं. तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी फ्रॉग की, रेना टिग्रेना की. अब देखिए अगर हम इसके करेक्टर्स की बात करें ना तो हम इसके सबसे पहले करेक्टर्स ही लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझने की एक्सटर्नल करेक्टर्स की बात करेंगे. तो चलिए नाउ एक्सटर्नल करेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहां सबसे पहला जो करेक्टर इसका आता है वो है हैबिटेट. तो देखिए हैबिटेट में हमें ये जानते हैं कि हैबिटेट में क्या है. हैबिटेट इंक्लूड्स ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ. हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में तो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे. इट्स ड्यूअल मोड. ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ है. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं, इनका लाइफ साइकिल जो है पानी में भी चलता है एज टैडपोल लार्वा, और लैंड पे भी होता है एज एडल्ट फ्रॉग. तो दोनों तरह के इनके लाइफ साइकिल में दोनों तरह का जो हैबिटेट है वो पाया जाता है, एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियंस हैविंग ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ. दूसरा हम करेक्टर ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट अब आने वाला है, वो है हैबिट्स. अब इसकी हैबिट्स क्या है, फ्रॉग की क्या क्या हैबिट्स होती है, जरा हम समझने की कोशिश, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी हैबिट्स होती है. जब हम हैबिट्स की बात करते हैं, देखो फ्रॉग जो है हार्मलेस होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं होता, नॉन पॉइजनस होता है. अब इसकी क्या क्या हैबिट्स है. देखो सबसे पहली जो इसकी हैबिट है हम जान लेते हैं कि सबसे पहली जो इसकी हैबिट आती है ना, दैट इज लोकोमोशन. देखिए मूव तो करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव तो करता है. अब मूवमेंट जो है ना ये इसकी लैंड पर भी होती है और पानी में भी होती है, ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ है. तो मूवमेंट क्या है, यहां मूवमेंट आपको दो तरह की दिखेगी. या तो वो क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह जंपिंग करके जाता है ना, चल के नहीं जाता, दौड़ के नहीं जाता, किसी ऐसा मेथड से नहीं जाता, वो सिर्फ लीपिंग से जाता है. दैट जंपिंग फॉर्म ऑफ मेथड इज नोन एज लीपिंग. और दूसरा इसका मेथड क्या है, वो है स्विमिंग.
पानी में तैरता है। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि लीपिंग जो बात कहते हैं हम, लीपिंग क्या है कि यहां पर इसके हाइंड लिम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हम आगे लिम्स की बात करेंगे, अभी मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आगे अगर आज मौका मिला तो जरूर ड्रॉ करूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं कितना टॉपिक करवा पाऊंगा, पर समय भी काफी हो गया है। सो लीपिंग की अगर हम बात करें ना, देखो हमने पढ़ा है कि 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, और अगर फ्रॉग्स को आप इमेजिन करें तो फ्रॉग्स में क्या है कि फ्रॉग्स में 2 तरह के लिम्स होते हैं, एक फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। अब फोर लिम्स जो होते हैं वो हाइंड लिम्स के मुकाबले छोटे होते हैं और हाइंड लिम्स लंबे होते हैं। अब हाइंड लिम्स जो है फोल्डेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेड की तरह कुछ फोल्ड होते हैं बिल्कुल बॉडी के साथ। और ये क्या करते हैं, लीपिंग क्या है, हाइंड लिम्स जो है एक स्ट्रोक देती है, एक पावरफुल पुश देती है, जिससे कि ये जंप करता है, एक जगह से दूसरी जगह ये जंप करता है। तो हाइंड लिम्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि यहां पर जो लीपिंग मूवमेंट है ना, वो क्या होता है, पुश बाय, फोर्सफुल पुश में कहूंगा, बाय हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स एक फोर्सफुल पुश देती है और जिससे कि ये काफी लंबा जंप मारता है। और अगर इसका देखा जाए तो एवरेज, कई बार मैक्सिमम जो जंप देखा गया है दैट इज अराउंड 1.5 टू 2 मीटर्स जंप बहुत सारे फ्रॉग्स के केसेस में देखा गया है कि वो इतना लंबा जंप मारते हैं। सो काफी हैवी जंप होता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो फोर लिम्स है इनका क्या काम है। देखिए फोर लिम्स जो है एक तो लैंडिंग में काम आते हैं। देखिए लैंडिंग में जब ये जंप करते हैं तो लैंडिंग में काम आते हैं, एंड डायरेक्शन, अगर इनको किसी भी डायरेक्शन में जंप करना है तो वो डायरेक्शन जो है वो इनको फोर लिम्ब प्रोवाइड करता है। अगर लेफ्ट पे जाना है, राइट पे जाना है, तो इनके फोर है वो इनको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो एक मूवमेंट है, जो इनका एक लोकोमोशन का पैटर्न है ना, जिसको हम कहते हैं जंपिंग, दैट जंप विद द हेल्प ऑफ हाइंड लिम्स एंड डायरेक्शन इज विद द हेल्प ऑफ फोर लिम्स। तो ये याद रखना है। इसके बाद आते हैं स्विमिंग। स्विमिंग क्या है, यहां पर भी स्विमिंग में एक चीज याद रखिए कि स्विमिंग में फोर लिम्स का इतना रोल नहीं होता। यहां हाइंड लिम्स जो होते हैं यही क्या काम करते हैं, दे हेल्प इन स्विमिंग। हाइंड लिम्स ही क्या करते हैं, दे बेसिकली, you must have seen frogs in a pond or streams. Hind limbs क्या करते हैं, they give a powerful stroke, एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रोक जो है वो पानी में देते हैं। ऐसे इकट्ठे होते हैं और खुल जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो उनको पुश मिलता है। फोर लिम्स का इतना कोई काम नहीं होता, तो हाइंड लिम्स ही यहां काम करती है। तो अगर आप देखें तो 2 तरह की लोकोमोशंस यहां हमें याद रखनी है, वो है लीपिंग एंड स्विमिंग की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं यहां, इसी हैबिट्स में हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं। हैबिट्स में हम ले लेते हैं लोकोमोशन के बाद फीडिंग। देखो ये भी इनकी एक हैबिट में ही मानी जाएगी। अब देखिए फीडिंग कैसी है इनकी। देखो फीडिंग की अगर हम बात करें ना, तो फीडिंग में क्या आता है, दे आर कार्निवोर्स। पहली बात तो ये याद रखिए, दे आर कार्निवोरस एनिमल्स। और कार्निवोरस क्यों, क्योंकि मोस्टली ये इंसेक्टी खाते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं। अब इनमें एक फीडिंग किस तरह से होती है कि जो इनकी टंग है वो बड़ी प्रोट्रूसिबल होती है। देखिए प्रोट्रूसिबल टंग है, और इस प्रोट्रूसिबल टंग की अगर बात करें तो एम्फीबिया में आपने पढ़ा था, और खास तौर पे प्रोट्रूसिबल टंग में क्या होता है, द एंटीरियर एंड इज अटैच्ड, एंटीरियर एंड इज अटैच्ड, एंड द पोस्टीरियर एंड जो है, पोस्टीरियर एंड दैट इज फ्री, इज फ्री। और ये इस तरह से स्टिकी होता है, स्टिकी म्यूकस होता है। जैसे ही ये खुलता है और एकदम से इंसेक्ट को पकड़ता है, एंड फोल्डेड मुंह के अंदर चला जाता है। एंटीरियर एंड जुड़ा होता है, पीछे वाला हिस्सा इस तरह से खुल जाता है, पकड़ता है और अंदर ले जाता है। एंड दे डू नॉट च्यू, दे जस्ट स्वेलो द फूड, दे जस्ट स्वेलो द इंसेक्ट। तो इनकी ये एक हैबिट, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट हैबिट आ जाती है। जब तीसरी बात करते हैं तो तीसरी बात यहाँ क्या आ जाती है, चलिए इसको बिठा लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं,
वो इनकी जो हैबिट है ना, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि देखा भी होगा कि इन द रेनी सीजन ये एक बड़ी अजीब सी आवाज करते हैं, एक बहुत ही लाउड साउंड करते हैं। दैट लाउड साउंड इज नोन एज that loud sound is known as croaking. It is known as croaking. अब ये क्या होता है? It is basically the loud sound produced by males. Loud sound or noise production by males. इसे हम क्या कहते हैं? क्रोकिंग कहते हैं। अब होता क्या है क्रोकिंग में? ये कब होती है क्रोकिंग? बेसिकली इनका ब्रीडिंग सीजन आता है ना, तो रेनी सीजन में ये अपनी एक आवाज फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ये एक आवाज, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो साउंड है ना, ये काफी लाउड होती है। और याद रखिए, फीमेल्स इसको प्रोड्यूस नहीं करती। फीमेल्स, याद रखिए, डू नॉट शो क्रोकिंग। ये ऐसी कोई आवाज प्रोड्यूस नहीं करती। ये क्लियर होना चाहिए। अब होता क्या है कि क्रोकिंग बेसिकली, इसको हम एक और चीज भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मीटिंग कॉल। देखिए, फ्रॉग्स जो है मीटिंग के लिए, एक किस्म से मीटिंग के लिए आवाज लगाते हैं, बुलाते हैं फीमेल फ्रॉग को। सो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इफ यू राइट डाउन, नोट डाउन हियर, ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिटन, दैट इज मीटिंग कॉल। इसको मीटिंग कॉल कहा जाता है। अब होता क्या है कि फ्रॉग में अगर हम इस थ्रोट के नीचे देखें तो यहां पर क्या है? एक लाइट ब्लूइश एरिया होता है, एक लूज स्किन, डिस्टेंसिबल पार्ट होता है। यही नीचे यहां पर, जिस तरह से यहाँ हमारे यहाँ ये दिखाई दे रहा है, सो ये ट्रैकिया की होती है जो ये दिखाई देती है। इसी तरह से फ्रॉग का जो वेंट्रल पार्ट ऑफ द थ्रोट है ना, वहाँ पे आपको एक लूज स्किन फोल्ड, एक थिन डिस्टेंसिबल स्किन फोल्ड दिखाई देगा, और वो ब्लूइश जैसा कलर होता है। एंड दैट डिस्टेंसिबल स्किन फोल्ड present ventrally is known as vocal sacs. These are known as vocal sacs. अब होता क्या है? अब वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? अब देखिए, रेस्पिरेशन के वक्त, सांस लेते वक्त ये क्या करते हैं कि लंग से एक प्रेशर से हवा छोड़ते हैं। जब वो हवा, वो जो एयर है, वो जब एक्सपायर होती है तो बेसिकली फेरेंक्स से होते हुए माउथ में जाती है ना जब, एंड फ्रॉम द माउथ इट रिटर्न्स बैक, माउथ से वापस चली जाती है। जब वो वापस जाती है ना, तो यहाँ पर आपने देखा होगा एक बबल जैसा बनता है। वो जो बबल बनता है ना, दैट बबल क्रिएट्स द साउंड। तो बेसिकली ये टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द एयर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फ्रॉग leads to that croaking mating call sound। ये उस वजह से होता है। तो याद रखिए कि लंग्स में से हवा आती है ना, हवा आएगी जोर से, वोकल कॉर्ड्स में से निकलेगी, माउथ में जाएगी और वहां से वापस अंदर चली जाएगी। और उससे क्या होता है, जब वो वापस जाती है ना, तो वो जो डिस्टेंसिबल पार्ट है वो फूलता है, और दैट, वो जो डिस्टेंसिबल पार्ट जो है वो ब्लबर जैसा बन जाता है। दैट क्रिएट्स द साउंड, और वही क्रोकिंग साउंड होती है। तो ये याद रखिए, सिंपल सा, इसी को मेटिंग कॉल कहते हैं। तो ये इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक हैबिट है क्रोकिंग। एक और इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट हैबिट है, और वो क्या है? वो है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। देखो, ये कुछ चीजें जो है यहां से भी एक एमसीक्यू तो बन ही सकता है। ये जितनी भी हैबिट्स है, यहाँ से एक एमसीक्यू आपको जरूर बन सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें, कोई ज्यादा लंबी चीजें मुझे याद नहीं रखनी है, छोटी।
अब देखो यहां हाइबरनेशन क्या होती है, वी नो इट्स द विंटर स्लीप, ये विंटर स्लीप है, एंड एस्टिवेशन क्या होती है, समर स्लीप। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, बेसिकली इन दोनों के वक्त ये जो मेटाबॉलिकली फ्रॉग जो है ना, वो बेसिकली मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाता है और अपने रिजर्व फूड सोर्स ग्लाइकोजन को यूज करता है, फैट बॉडीज को यूज करता है। अब यहां पर क्या है कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो ये बेसिकली इनका एक तरीका है अपने आप को, क्योंकि ये क्या है, ये पोकिलोथर्मिक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, तो अपने आप को हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचाने के लिए ना ये काम करते हैं। टू कोप अप विद द हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस दे शो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। अंडरस्टूड? तो सिंपल सा मतलब है, सिंपल सी कोई कहानी नहीं, ये इनकी एक हैबिट है जो ये करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए है। इसके बाद जब हम पांचवी इसकी हैबिट की बात करते हैं ना, तो पांचवी इसकी हैबिट क्या आ जाती है, कॉम्यूफ्लेज। देखिए बहुत सारे फ्रॉग्स हैं which change colors, they show this protective habit, change the color of the body, color of the skin हम कह सकते हैं, और ये किस लिए है, जस्ट फॉर प्रोटेक्शन। ये एक प्रोटेक्टिव हैबिट है और इसी प्रोटेक्टिव हैबिट की वजह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट शो कर रहे हैं, कैमोफ्लेज, है ना, कैमलियन में भी हम देखते हैं। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट इनकी एक और है, वो आ जाती है एक प्रॉते हो, हैबिट कह सकते हो, वो सारी चीजें यहां आ जाती है। अब वो क्या है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। वो है हमारी ब्रीडिंग। देखिए ब्रीडिंग करने का तरीका भी इनका बड़ा एक सेपरेट सा तरीका है, हालांकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम इसको लेंगे, लेकिन एक हैबिट हम बात कर रहे हैं, तो एक ब्रीडिंग हम एक टॉपिक ले लेते हैं, थोड़ा सा एक हल्का फुल्का। देखो ब्रीडिंग में क्या होता है कि बेसिकली इनके पास देखा जाए तो यहां क्या है, दे बेसिकली शो क्लोकल एपोजिशन। ये हमने उसमें भी बात किया था, अगर आपको याद हो, आप लास्ट लेक्चर अगर एम्फीबिया में देखेंगे तो हमने ये बात की थी। अब यहां होता क्या है, देखो यहां पर क्या है कि मेल फ्रॉग जो है, इसके जो 4 लिम्स होते हैं ना, अगर हम 4 लिम्स की बात करें तो मैं एक ऐसे एक 4 लिम्ब ड्रॉ करता हूं। ये 4 लिम्ब है जिसके पास 4 डिजिट्स होते हैं इस तरह से, और यहां पर क्या है कि यहां पर इसके एक थिकनिंग क्रिएट हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट फिंगर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ही डिजिट्स होते हैं यहां पर। और ये जो डिजिट्स है ना, इनके पास एक याद रखिए, हम लिम्स पे मैं बात करूंगा, दे आर नॉट वेब्ड टोज, दे आर नॉट webbed like the ducks. Simple. There are 4 digits present. अब यहां देखो क्या होता है कि ये जो इनकी फर्स्ट फिंगर है ना, it undergoes thickening. This is let me, ये हम ऐसे कर देते हैं, ये जो हिस्सा है ना, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, this is thickening of the first finger, thickening of first digit in 4 limbs. देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ नक्चियल पैड्स। दिस इज नक्चियल पैड। हम इस पार्ट को क्या कहते हैं, ये जो थिकनेस बनती है इनकी फर्स्ट फिंगर पे, दैट इज नोन एज नक्चियल पैड। अब ये नप्चियल पैड क्या होता है,
अब नप्चियल पैड का फायदा है फोर लिम्ब में, हाइंड लिम्ब में ऐसा नहीं होता, देयर इज नो नप्चियल पैड। नप्चियल पैड बनता है सिर्फ मेल में ही बनता है। रिमेंबर, नप्चियल पैड जो फॉर्मेशन है ये कहां होगी? नप्चियल पैड प्रेजेंट ओनली in the forelimbs of, important point, forelimbs of males, सिर्फ मेल्स में, फीमेल्स में नहीं। अब क्या होता है कि मेल फ्रॉग सिट्स ऑन द बैक ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, आफ्टर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब वो क्रॉकिंग कॉल, मेटिंग कॉल करता है, तो जो मेल फ्रॉग है वो देखो क्या करता है, मेल फ्रॉग सिट्स ऑन द बैक ऑफ द फीमेल फ्रॉग। ठीक है, अब ये जो मान लो फर्स्ट मान लेते हैं ये सिर्फ 4 ही है ना फिंगर्स, ये जो फर्स्ट फिंगर है इसके साइड पर थिकनेस हो गई, ये इसको ग्रैस्पिंग, फीमेल को बैक से इस तरह से पकड़ लेता है टाइटली, और तब तक पकड़ के रखता है जब तक कि फीमेल्स एग न ले करते उसकी बैक पर, और कई दिनों तक ऐसा वो एग्स रिलीज करती जाती है। उसी वक्त मेल भी क्या करता है, अपने स्पर्म्स को रिलीज कर देता है, और फर्टिलाइजेशन क्या होती है? एक्सटर्नल। ये जो जब ये इसके ऊपर बैठ रहा है तो ये जो फर्स्ट फिंगर है ये थिकनेस क्यों हुई उसके, वो उसको बैक से इस तरह से पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है। फीमेल अपने एग छोड़ देती है, मेल अपने स्पर्म छोड़ देता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब होता क्या है कि फीमेल जब अपने एग्स छोड़ती है ना, दैट इज नोन एज फीमेल रिलीजेस एग्स इन द वाटर एंड नोन एज, हम इसे क्या कहते हैं? इट इज नोन एज frogs spawn. Very important 1 mark question हो सकता है. What is frog spawn? It is basically the eggs released by the female in the water, and that is known as frog spawn. अब दूसरी चीज, मेल जो है वो भी अपने मेल secretes sperms in water simultaneously, उसी वक्त, और अल्टीमेटली क्या होता है? दोनों की फ्यूजन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और लगभग 2 हफ्ते के बाद क्या होता है? टेडपोल लार्वा बन जाते हैं। जाइगोट बनने के बाद, जैसे फ्यूजन हुई, जाइगोट बना, और 2 हफ्ते के बाद अल्टीमेटली क्या होता है कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द टेडपोल फिश लाइक लार्वा। अब देखो एक और जो इंपॉर्टेंट टर्म जो मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए, दैट इज कि मैंने आपको कहा कि द मेल फ्रॉग सिट्स ऑन द बैक ऑफ द फीमेल फ्रॉग। दिस इज नोन एज, दिस हैबिट ऑफ मेल फ्रॉग sitting female frog is known as amplexus. This habit is known as, or this phenomenon is known as amplexus. Understood? With the help of back, कैसे पकड़ के कैसे रखेगा? Sitting on the back of the female frog and totally grasping. This grasping and grasping, मैं इसके साथ यहां पर ऐड कर देते हैं, and grasping of female or grasping the female by nuptial pad. By nuptial pad. This is known as amplexus. Understood? तो ये याद रखिएगा,
ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हैबिट ऑफ मेल फ्रॉग सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द फीमेल फ्रॉग एंड ग्रास्पिंग द फीमेल बाय नप्टियल पैड्स, दिस habit is known as, or this phenomenon is known as amplexus. Understood my point? तो देखो ये भी इनकी एक हैबिट है, नप्टियल पैड फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है, ये याद रखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एम्प्लेक्सस इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर नीट, इंपॉर्टेंट फ्रॉग में आ सकता है, तो याद रखिए। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी एक एक एस्पेक्ट बन सकता है, पॉइंट बन सकता है। अब उसके बाद हम ले लेते हैं नेक्स्ट, हम ले लेते हैं कि इनकी अगर देखा जाए तो बॉडी फॉर्म कैसी है। चलिए बॉडी फॉर्म की बात कर लेते हैं। एम्फीबिया में हमने किया हुआ है तो इसको ज्यादा हम नहीं खींचेंगे। देखो जब बॉडी फॉर्म की बात करते हैं तो बॉडी फॉर्म में आप क्या देखते हो कि यहां पर सिंपल एक चीज है, वो है कि इनकी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, हेड एंड ट्रंक। अब टेल अगर देखा जाए, टेल जो है, नेक एंड टेल आर एब्सेंट, ये हमने वहां भी पढ़ा है, नेक एंड टेल आर एब्सेंट। तो ये इनकी बॉडी फॉर्म है, सिंपल सी बात है और ज्यादा हम इसको खींचेंगे ही नहीं। बॉडी फॉर्म इसी तरह से। जब हम इनकी स्किन की बात करते हैं तो स्किन कैसी होती है फ्रॉग्स की? फ्रॉग की स्किन जो है इट इज थिन, देखिए मॉइस्ट होती है, स्लाइमी होती है। और इनकी अगर स्किन के ऊपर देखा जाए ना, अगर डॉर्सोलेटरली देखा जाए तो मैं एक फ्रॉग एक हल्का सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। देखो अगर फ्रॉग की स्किन की बात की जाए ना, देखो मैं फ्रॉग एक हल्का सा मैं इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं जल्दी से। चलिए हो गया ऑलमोस्ट। बाकी जब लिम्स होंगे तो हम इसको एक अच्छी तरह से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से और यहाँ पे आ जाता है, क्लोक आ जाता है। देखो इनका अगर हम चलो आइस भी ड्रॉ कर देते हैं ताकि थोड़ा सा नजर आना शुरू हो जाएगा ये फ्रॉग ही ड्रॉ किया, कुछ और नहीं ड्रॉ किया है। यहाँ पे हमारे टिम्पैनम होता है। चलिए और भी बहुत सारी चीजें अभी जो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप फ्रॉग को देखो, आप ध्यान से देखिए, अगर हम फ्रॉग को देखें तो इसके ये जो ये पोर्शन है जो डॉर्सोलेटरली पोर्शन, यहां पर क्या है कि देयर इज थिकनिंग ऑफ द स्किन, इस तरह से देयर आर थिकनिंग्स ऑफ द स्किन फोल्ड्स, इस तरह से बहुत जगह पे इसी तरह से होता है लेटरल साइड पे। नाउ ये जो थिकनिंग्स होती हैं, दीज थिकनिंग आर नोन एज डर्मल प्लाइसे। क्लियर? तो ये क्या है? ये स्किन की एक स्पेशलिटी है। ये स्किन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट है, क्योंकि इसके एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर तो होते नहीं, तो एनवायरनमेंट से कॉप करने के लिए स्किन के पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो वो देखो थिन है, मॉइस्ट है, स्लाइमी होती है, ताकि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में इसने हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में ये करता है ना। तो वहां जब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में चला जाता है तो ये बेसिकली मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो वहां पर इसको अपनी एनर्जी को सेव करने क्या करना पड़ेगा? अगर लंग से रेस्पिरेशन करेगा तो इसको एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। तो वहां पर ये थिन मॉइस्ट स्लाइमी स्किन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहां पर ये जो डर्माप्लाइसे है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये हम आगे बात करेंगे। तो डर्माप्लाइसे आर प्रेजेंट ऑन द डोर्सोलेटरल साइड ऑफ द फ्रॉग, बॉडी और बैक कह सकते हैं।
अब स्किन के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, अगर बात करें तो इसके कलर की बात कर लेते हैं कि कलर किस तरह से होता है। तो चलिए डायग्राम रहने ही देते हैं। आ गई वही बात कि मैंने वही सोचा था कि कब डायग्राम आएगी। तो अगर हम कलर की बात करें तो मोस्टली आपने देखा है कि फ्रॉग्स जो हैं दे आर ब्राउन टू ब्लैक इन कलर। डॉर्सली अगर देखा जाए तो ब्राउन टू ब्लैक कलर होते हैं डॉर्सली। वेंट्रली जब हम देखते हैं इनकी बेली वाली साइड पर, वेंट्रली यहां पर क्या होता है, इट इज पेल येलो इन कलर। इनकी जो बेली है वो पेल येलो कलर होती है। यहां से नीचे से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मैं इसको दूसरा कलर दे देता हूं। ये पोर्शन जो है ये कुछ पेल येलो कलर होता है। दिस इज द बेली। और यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि जो राइट फ्रॉम द स्नाउट पोर्शन, इस स्नाउट पोर्शन से ले लेते हैं। दिस इज द स्नाउट पोर्शन। राइट फ्रॉम द स्नाउट पोर्शन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बैक, क्लोका तक, दिस पार्ट इज द क्लोका, क्लोएका या क्लोका। सो ये जो यहां मैं एक लाइन जैसी ड्रॉ कर रहा हूं ना, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्नाउट टू द बैक। ये जो हिस्सा है ये क्या है? दिस इज बेसिकली द मिड डॉर्सल लाइन। दिस इज मिड डॉर्सल लाइन। और ये जो मिड डॉर्सल लाइन है ना, ये कैसी होती है? अगर आप देखो फ्रॉग के बैक के ऊपर एक हल्की सी एक धारी जैसी पूरी बॉडी से स्नाउट से लेकर पीछे बैक तक जाएगी, और वो क्या है? दैट इज मिड डॉर्सल लाइन एंड इट इज लाइट येलो इन कलर, लाइट येलो इन कलर। तो आप देखिए इसकी बॉडी पे आप कई तरह की कलरेशन देख रहे हो, है ना? बॉडी के ऊपर देयर आर ऑल्सो, बॉडी के ऊपर देखा जाए तो देयर आर ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट्स, इस तरह से पूरी बॉडी के ऊपर आपको दिखाई देंगे। ये इस तरह से मैं जल्दी से स्पॉट्स ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये देखिए इसीलिए ये स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं इनकी, इस तरह से फोर लिम्स पे, हाइंड लिम्स पे। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी, ये इस तरह के स्पॉट्स आपको इनकी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे इस तरह से दिखाई देते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर आप देखो तो ये इसीलिए इनका कलर जो है ना, कलर की वेरिएशंस भी यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ हम हेडिंग इसको भी हम लेबल कर देते हैं, दिस इज ब्लैक टू ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, ये स्पॉट्स है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, हेड रीजन की बात कर लेते हैं। अब जब डायग्राम ड्रॉ कर दी है तो क्यों हम वो मौका छोड़े, है ना? ऐसे रफ सी हो गई। अब देखो हेड की बात कर लेते हैं। तो हेड देखो, हेड अगर आप ध्यान से देखो तो कैसा दिखाई दे रहा है? ये पोर्शन हेड है, और हेड जो है वो आपको ट्रायंगुलर दिखाई देगा, विच कंसिस्ट ऑफ स्नाउट। हेड कैसा है? ट्रायंगुलर है। चलिए, दिस इज ट्रायंगुलर हेड विथ स्नाउट। और इसी के डॉर्सल साइड पर देखा जाए तो डॉर्सल साइड पे टिप ऑफ द स्नाउट के ऊपर आपको तो इस तरह से डॉट्स जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये डॉट्स क्या हैं? दीज आर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। और यहां पर स्नाउट कहां है? ये देखो, लेट अस लेबल, क्योंकि मेरी आदत है कि साथ साथ होना चाहिए, फिर थोड़ा सा समझ आ जाता है। और कई बार डायग्राम पहले ही ड्रॉ करनी जाती है, लेकिन आदत मोस्टली यही कोशिश रहती है कि पहले डायग्राम ना ड्रॉ हो, साथ साथ ड्रॉ हो, तो कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है कि समझ आ जाता है। अब उसके बाद अगर हेड के वेंट्रल साइड पर देखा जाए, अगर हेड के यहां देखा जाए, आप हेड स्नाउट जो है इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स माउथ,
दिस इज माउथ, वाइड माउथ होता है इनका, काफी वाइड माउथ होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, वोमरिन टीथ और बाकी सारी चीजें जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे। अभी हमें सिर्फ एक्सटर्नली मैंने कहा ना, तो स्नाउट जो है, माउथ जो है वो कैसा है, वाइड है। इसके अलावा अगर आप इसके हेड के डॉर्सोलेटरल साइड पे देखोगे, देयर आर आईज ऑन डॉर्सोलेटरल साइड्स। और आईज में भी देखो क्या है, आईज में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आईज की बात करें तो इनका जो अपर आईलिड है वो इमूवेबल होता है। अपर आईलिड वो कैसा है, देखो एक तो थिक होता है, पिगमेंटेड है, डार्क पिगमेंटेड है और इमूवेबल है, इमूवेबल है। और जहां तक लोअर आईलिड का सवाल है, तो लोअर आईलिड कैसा है, देखो लोअर आईलिड कैसा दिखाई दे रहा है। जब हम लोअर आईलिड की बात करते हैं तो वो थिन है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और हैविंग, और दूसरी चीज मूवेबल, देखिए मूवेबल है। और इसके साथ साथ इट ऑल्सो पोजेस निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन, जो इसको बेसिकली क्या करती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन। ये बेसिकली क्या करती है, अब फ्रॉग जो है जब डस्ट में, डर्ट में आंख बचानी है तो निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन एक परत बना देती है, प्रोटेक्शन हो गई। और खास तौर पे जब स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग के वक्त नेचुरली निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन जो है पानी से भी इसको बचाती है, यानी कहने का मतलब है कि देखने में मदद करती है। सो आईलिड्स जो हैं आपने देखा कि एक तो अपर आईलिड है जो इमूवेबल है, लोअर आईलिड जो है वो मूवेबल है, हैविंग निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन, और वो मेम्ब्रेन जो है डर्ट से बचा रही है, स्विमिंग में हेल्प कर रही है, स्विमिंग ड्यूरिंग द स्विमिंग आईज को खुला रखने में मदद करती है। और इसके साथ साथ अब देखो और चीज क्या आ जाती है कि यहां पर हेड रीजन में आप क्या देख रहे हो, देखो डॉर्सल साइड पे आईज के पीछे, बिल्कुल आईज के पीछे और नीचे, बिलो एंड बिहाइंड ईच आई देयर इज प्रेजेंट अनदर एरिया, ए सर्कुलर एरिया। आप देखो वो सर्कुलर एरिया यहां दिखाई दे रहा है आपको, दिस सर्कुलर एरिया इज नोन एज टिम्पैनम, टिम्पैनम, और इसे हम क्या कहते हैं, ईयर ड्रम, टिम्पैनम और ईयर ड्रम कहा जाता है। अब टिम्पैनम और ईयर ड्रम क्या करेगा, देखो टिम्पैनम और ईयर ड्रम की बात करें तो ये क्या करेगा, इट हेल्प्स इन रिसीविंग द साउंड वेव्स। देखो साउंड वेव्स भी तो सुननी है, तो साउंड वेव्स को रिसीव करना जो है वो किसका काम है, इसी टिम्पैनम का काम होता है, इसी टिम्पैनम का काम होता है। तो देखो हेड में आपको कितनी सारी चीजें मिल गई है ना, हेड में आपको बहुत सारी चीजें मिल गई। तो आई होप आपको यहां तक तो समझ आया ही होगा, है ना। और जहां तक अब लिम्स का सवाल है ना, तो लिम्स को हम अब कल लेंगे, उसके साथ साथ हम थोड़ा सा आगे भी पार्ट लेंगे, एंडोस्केलेटन का पार्ट लेंगे, और इसके काफ़ी पार्ट्स हैं, 4-5 पार्ट्स होंगे फ्रॉग के, जो अब धीरे धीरे लेते हैं, ख़त्म करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक हेड रीजन तक तो समझ आ, और हेड रीजन के आगे कल हम करेंगे लिम्स का स्ट्रक्चर, कैसे लिम्स होते हैं, क्या होते हैं, अब इसको डिटेल में समझेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।